सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चला हुआ है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। हमने अलग अलग पीरियड में जनसंख्या के घनत्व के बारे में, जनसंख्या के संगठन के बारे में और जनसंख्या के वितरण के बारे में पढ़ा है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इससे पहले हमने भाषाई संगठन और धर्मीय संगठन के बारे में पढ़ा था। आज हम किसके बारे में, श्रमजीवी संगठन, धार्मिक संगठन कर लिया था और आज हम श्रमजीवी संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। यानी काम के आधार पर आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत में जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है: मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। ये यहाँ पर दिखाए गए हैं। तीनों के मानक जनगणना की परिभाषा क्या है? मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं बन पड़ती हैं। दूसरा, सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है। ऐसा देखा गया है कि भारत में श्रमिकों दोनों मुख्य और सीमांत का अनुपात 2011 में 39.8% है, जबकि 60% की विशाल संख्या अश्रमिकों की है। यह एक आर्थिक स्तर को इंगित करता है जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है, जो आगे बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की बड़ी संख्या में होने की संभावनाओं की ओर इशारा करता है। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाहूँ कि एक दिन पिछले हाल ही में एक न्यूज़पेपर में आंकड़े आए कि भारत जैसे विशाल देश में हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो बेरोजगारी में नंबर 1 है। यानी सबसे ऊपर आंकड़े बयां करते हैं कि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। श्रम की प्रतिभागिता की दर क्या होती है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में लगभग 39.6% है, दमन दीव में लगभग 49.9% है। सामान्यतः भिन्नता दर्शाता श्रमिकों की अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली और दमन दीव भी प्रतिभागिता दर ऊंची है। भारत जैसे देश के संदर्भ में ऐसा समझा जाता कि आर्थिक विकास निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है। भारत की जनसंख्या का व्यवसायी संगठन देखें, जिसका वास्तव में अर्थ किसी व्यक्ति के खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं अथवा किसी प्रकार की समाज के में विभाजन को बढ़ावा देती है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखें तो अलग अलग स्टेटों के हमारे सामने ये श्रमिक प्रतिशत भागीदारी आपकी बुक में दिखाई दे जाएंगे अच्छे ढंग से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया है। यानी हाल ही की जो सरकार ने नारा दिया, इसमें किसके प्रति? लड़कियों के प्रति एक विशेष अभियान। समाज का विभाजन पुरुष, महिलाओं और ट्रांसजेंडर में प्राकृतिक और जैविक रूप से माना जाता है, लेकिन वास्तव में समाज सबके लिए अलग अलग भूमिका निर्धारित करता है और ये भूमिकाएं फिर भी सामाजिक संस्थाओं द्वारा सुदृढ़ कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप ये जैविक विभिन्नताएं सामाजिक भेदभाव, अलगाव, बहिष्कार का आधार बन जाती है। आधी से ज़्यादा जनसंख्या का बहिष्करण किसी भी विकासशील और सभ्य समाज के लिए गंभीर समस्या है। यह एक वैश्विक चुनौती है जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संज्ञान में लिया गया। UNDP के अनुसार यदि विकास में सभी जेंडर सम्मिलित नहीं है तो ऐसा विकास लुप्त प्राय है। HDR UNDP 1995 सामान्य किसी भी प्रकार के भेदभाव में, विशेष रूप से जेंडर के आधार के भेदभाव में, मानव के प्रति एक अपराध है। इसलिए सभी के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीति, प्रतिनिधि के समान अवसर, समान कार्य, किसी एक वेतन, स्वाभिमान के साथ प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जो समाज इन सभी भेदभावों तथा बुराइयों को दूर करने के लिए
प्रभावी कदम नहीं उठाता वह एक सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। भारत सरकार ने इन सभी को संज्ञान में लेते हुए तथा भेदभाव के होते हुए दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान चलाया है। व्यावसायिक क्रियाओं में लगे होने के कारण द्वितीय और तृतीय सेक्टरों की तुलना में प्राथमिक सेक्टर के श्रमिकों को बड़े अनुपात में दर्शाता है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक और कृषि मजदूर है, जबकि केवल 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हैं और 41.6% अन्य श्रमिक हैं और गैर घरेलू उद्योगों में व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, मरम्मत और अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। जहाँ तक देश में पुरुष क्षत्रिय जनसंख्या के व्यवसाय का प्रश्न है, पुरुष श्रमिकों की संख्या क्षत्रिय श्रमिकों की संख्या से 3 सेक्टरों में अधिक है। यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार श्रमजीवी जनसंख्या कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक, अन्य श्रमिक। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है, यदि विगत कुछ महिलाओं में द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में सुधार हुआ है। दूसरी चीज़ें हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत में शक्ति सेक्टरों में प्राथमिक में कितने व्यक्ति हैं, कुल श्रमिक कितने ही है। जानना आवश्यक है कि पिछले कुछ दशकों में भारत में कृषि सेक्टरों में श्रमिकों के अनुपात में उतार चढ़ाव दिखाई दिए। 2001 में 58.2, 2011 में 54.6, परिणाम स्वरूप द्वितीय तृतीय सेक्टर में सहभागिता बढ़ी है। यह श्रमिकों के खेत पर आधारित रोजगार पर निर्भरता के गैर खेत आधारित रोजगारों पर निर्भरता को इंगित किया गया। यह देश की अर्थव्यवस्था में सेक्टरीय स्थानांतरण है। देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम सहभागिता की दर स्थापित भिन्नता, उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश, नागालैंड राज्यों में कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरी बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में अधिकतर नगरीय क्षेत्र में श्रमिकों का बहुत अनुपात सेवाओं में लगा हुआ है। यह केवल सीमित कृषि भूमि उपलब्धता के आधार पर बल्कि वृहत स्तर पर होने के लिए नगरीय औद्योगिक द्वारा गैर कृषि सेक्टरों में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता भी इंगित करता है। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है, जो ये आपके लिए प्रश्न बनते हैं आज के लिए, एक तो ये जो प्रश्न हैं ये आपने लर्न करने हैं जो, और दूसरी चीज़ कल जब ऑनलाइन क्लासेज आपकी होगी तो उसमें क्या करना है आपने, उसमें इसी लेसन पर आधारित आपकी क्लासेज होगी, इसी लेसन पर आधारित आपका टेस्ट होगा। कल उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। ये अपनी नोटबुक में ये प्रश्न लिख लें, आप याद कर लें, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।